बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज पीर 17 मार्च है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल, जहाँ एक बड़ी जंग का आगाज़ अमेरिका की यमन के ऊपर बड़ी स्ट्राइक्स के साथ गुज़िश्ता रोज़ हुआ, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको गुज़िश्ता वीडियो के अंदर बताई। ये स्ट्राइक्स मज़ीद भी रिपोर्ट हुई हैं, ना सिर्फ अमेरिका की बल्कि यमनी हौसी मुजाहिदीन की जानिब से भी अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट किया गया है। इन हमलों की डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। अच्छा, बहुत बड़ी जंग है और बहुत इंपॉर्टेंट जंग है, बहुत सौ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी जंग है। सबसे पहले तो फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग पर आपको मालूम है कि इस जंग का बराह रास्त असर होगा। फिर ईरान के लिए जंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मज़ाहमत के आखिरी स्ट्रॉन्ग होल्ड के बका की ये जंग ईरान के लिए भी है। अमेरिका के लिए अपने इन्फ्लुएंस को मशरिक़ वस्ता के अंदर बरकरार रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट पर आपको मालूम है कि ये जंग लड़ी जा रही है। और सऊदी अरेबिया के लिए भी ये जंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि तुर्किया से क्या सबक लिया है सऊदी अरेबिया ने भी और ईरान ने भी। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शहादतें 53 हो चुकी हैं यमन के अंदर। जो अमेरिका की स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई थी उसके नतीजे में शहादतें 53 अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, और 98 जख्मी भी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अमेरिका ने तो ये भी दावा किया कि हमने 2 हौसी लीडर्स को टारगेट किया है और ये प्रोमिनेंट 2 हौसी लीडर्स हैं। एक नाम तो अमेरिका की जानिब से सामने आया जो अब्दुल मालिक अल हौसी हैं। हौसियों के सरबराह जो हैं, उनके कमांडर इन चीफ को अमेरिका ने ये कहा, सोर्सेस को कोट करते हुए रिपोर्ट कर रहा है जो मगरबी मीडिया है, कि इनके कमांडर इन चीफ को हमारी जानिब से टारगेट किया गया है। ये टारगेटेड स्ट्राइक्स थी। अच्छा, टारगेटेड स्ट्राइक्स कितनी थी वो तो खैर पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गैलेक्सी लीडर ये जो शिप है ये इसराइली लिंक्ड शिप है और ये इसराइल और बरतानिया ये ओन करते हैं, आधा आधा ओन करते हैं। और इसको 2023 में आपको याद होगा कि हौसी मुजाहिदीन की जानिब से पहला ऑपरेशन जब किया गया फ़लस्तीनियों का साथ देते हुए, तो गैलेक्सी लीडर को इन्होंने पकड़ लिया था हौसी मुजाहिदीन ने। और ये हुदैदा की पोर्ट के ऊपर ये जो गैलेक्सी लीडर है ये खड़ा हुआ था। तो अमेरिका ने जो अंधाधुंध स्ट्राइक्स की हैं, जिस तरह के दावे अमेरिका की जानिब से सामने आ रहे हैं, पीट हेग्सेट जो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उसकी जानिब से जिस तरह के दावे सामने आ रहे हैं कि टारगेटेड स्ट्राइक्स थी और हमने यमन के हौसी लीडर्स को टारगेट किया है, तो यहीं से इन टारगेटेड स्ट्राइक्स का फांडा तो मेरा ख्याल है कि फूट गया कि आपकी इतनी अंधाधुंध स्ट्राइक्स थी कि आप जिस इत्तेहादी का साथ देने के लिए आप ये कार्रवाइयां कर रहे हैं मासूमों पर, तो उसी इत्तेहादी का शिप आपने इस अंधाधुंध फायरिंग के बमबारी के नतीजे में टारगेट कर दिया। अब हौसी मुजाहिदीन की जानिब से भी मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर रेड सी के अंदर खड़ा होता है चौकीदारी के लिए, तो उसको टारगेट करने का दावा हौसी मुजाहिदीन की जानिब से सामने आया कि हमने यूएसएस हैरी ट्रूमन को टारगेट किया है और हमारी जानिब से 18 मिसाइल और 1 ड्रोन, हौसी मुजाहिदीन ने कहा कि 18 मिसाइल और 1 ड्रोन हमने फायर किया और कुछ जो मिसाइल हैं वो यूएसएस हैरी ट्रूमन पर जाकर लगे भी हैं। हौसी मुजाहिदीन ने यह दावा किया, जिसको मुस्तरद किया अमेरिका ने। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं पीट हेग्सेट, उनकी जानिब से इस दावे को मुस्तरद किया गया और ये कहा गया कि 12-13 ड्रोन्स फायर किए गए थे हौसी मुजाहिदीन की जानिब से, जिनको हमने मार गिराया। और मजीद स्ट्राइक्स भी अमेरिका की रिपोर्ट हुई हैं यमन पर। यमन के डिफरेंट इलाकों को टारगेट करने के बाद जो पीट हेग्सेट हैं अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने बयान जारी किया, बल्कि अपने बयान को रिपीट किया। पीट हेग्सेट ने यही बयान डोनाल्ड ट्रंप का भी था, यही बयान मैंने आपको बताया था कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने भी दिया कि हम ये डिसाइसिव स्ट्राइक्स हैं, ये फैसला कुन हमले हैं डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर, और ये तब तक जारी रहेंगे जब तक हौसी मुजाहिदीन की जानिब से इंटरनेशनल शिपिंग रूट को टारगेट करना बंद नहीं कर दिया जाता और जब तक ईरान हौसी मुजाहिदीन को असलहा सप्लाई करना बंद नहीं करता, तब तक हमारी जानिब से ये जो हमले हैं, ये जो स्ट्राइक्स हैं, वो यमन के ऊपर रिपोर्ट होती रहेंगी। अब ईरान का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि यू आर नो वन टू डिक्टेट आवर फॉरेन पॉलिसी। आप कोई नहीं होते कि आप हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करें, बल्कि हमने आपकी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने के लिए ये जो कार्रवाइयाँ हैं मज़ाहमत की जानिब से, ये आपकी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करने के लिए कार्रवाइयाँ ज़रूरी हैं और ये तब तक जारी रहेंगी जब तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो जाता। फिर आयतुल्लाह अली खामेनेई की जानिब से भी बयान सामने आया। उन्होंने मज़ाहमत की इन कार्रवाइयों को सराहते हुए ये कहा कि मज़ाहमत की जीत होगी और अमेरिका के इत्तेहादी सहूनी की शिकस्त अभी से बहुत करीब नज़र आ रही है। अच्छा, यहाँ तो मैं आपको बता दूं
کہ حوثی مجاہدین کی جانب سے حوثی مجاہدین کے لیے یہ یمن کی جنگ ہے۔ حوثی مجاہدین آپ کو معلوم ہے کہ یمن کچھ پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اب جنگ عظیم اول تک جو ہے وہ ترکیہ کے پاس، آٹومنز کے پاس یہ جو حصہ، جو شمالی حصہ سنا جس میں شامل ہے، یہ ترکیہ آٹومن ایمپائر کے پاس تھا، اور جنگ عظیم اول کے بعد یہاں پر یہ جو حوثی سلطنت ہے اس کا قیام عمل میں آ گیا تھا۔ پھر حوثیوں کا جو کردار رہا علی عبداللہ صالح کی حکومت کو گرانے میں عرب سپرنگ کے دوران، پھر منصور ہادی کی حکومت کو گرانے کے لیے بھی حوثی مجاہدین کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ اور پرومیننٹ رہا یمن کے اندر، یمن کی سیاست کے اندر۔ اور اب بھی جو سنا ہے، جو دارالحکومت ہے یمن کا، یہ شمالی علاقہ بہت زیادہ رچ بھی ہے، اور یہ یہاں پر دارالحکومت بھی ہے، یہ یمنی حوثی مجاہدین کے انڈر کنٹرول ہے، اور یمنی حوثی مجاہدین اس کا کنٹرول اپنے پاس رکھنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتا دوں، بہت سارے سوالات بھی مجھے ریسیو ہوئے گزشتہ ویڈیو کے اندر کہ جی زیدیہ فرقہ جس سے ان کا تعلق ہے یمنی حوثی مجاہدین کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو زیدیہ فرقہ ہے یہ نہ اہل تشیع ہیں نہ یہ اہل سنت ہیں، بلکہ ان کو اگر درمیان میں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ جو زیدیہ فرقہ ہے، میں آپ کو اس کی تھوڑی سی تاریخ بتا دوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ یہ جو حوثی مجاہدین ہیں یہ اس جنگ کو لے کر، اس جہاد کو لے کر یہ آخری حد تک جائیں گے، اور اس کی وجہ آپ کو پتہ چلے گی جب اس کی تاریخ، آپ کو ان کے فرقے کی تاریخ میں بتاؤں گا، جو گزشتہ ویڈیو کے اندر آپ میں سے بہت سارے ویورز نے پوچھ رکھی ہے کہ تفصیل کے ساتھ یہ جو زیدیہ فرقہ ہے اس کی تاریخ ہمیں بتائیں۔ تو تفصیل کے ساتھ تو نہیں، کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ میں آپ کو سکین کر کے بتا دوں کہ جو اثنا عشری شیعہ ہیں، جو اہل تشیع ہیں، ان کے چوتھے امام ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، اور ان کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام، یہ اثنا عشری شیعہ کے 5ویں امام ہیں۔ لیکن جو زیدیہ ہیں وہ یہاں سے اثنا عشری سے الگ ہو گئے تھے، کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ایک اور فرزند بھی تھے، اور ان کا نام تھا زید بن علی بن حسین بن علی، اور یہ ان کو ماننے والے، یہ جو حوثی مجاہدین ہیں یہ زید بن علی بن حسین بن علی کو ماننے والے ہیں، اور یہاں سے یہ زیدیہ کہلانا انہوں نے سٹارٹ کیا۔ اور ان کا میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے فرقے میں اور اہل تشیع میں، یا پھر ان کے زیدیہ اور اہل سنت میں فرق کیا ہے، ان کو اگر آپ درمیان میں رکھ کر دیکھیں تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ صحابہ کرام کو بھی مانتے ہیں اور یہ امامت کے بھی قائل ہیں، لیکن یہ امامت کو ضروری سمجھتے ہیں، اور امامت جو پنجتن پاک تک ہیں، امام حسن اور امام حسین تک ہیں، وہاں تک یہ امامت کے قائل ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ جو ان کے لیڈر ہیں یہ ان کے پیشوا ہیں، یہ ان کے امام نہیں ہیں بلکہ یہ ان کے پیشوا ہیں۔ جو موجودہ جو عبد المالک الحوثی ہیں یہ ان کے پیشوا ہیں، لیکن پیشوا کی سلیکشن کے لیے بھی کچھ کرائیٹیریا ہے۔ پہلا کرائیٹیریا تو یہ ہے کہ وہ فاطمی سید ہونا چاہیے، جو بھی ان کا پیشوا ہوگا، جو بھی لیڈر ہوگا، ایون کے موجودہ لیڈر، یہ فاطمی سید ہونا چاہیے، یعنی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے اس کو ہونا چاہیے۔ پھر یہ عالم ہو، پھر یہ زاہد ہو، اور جہاد اس نے پریکٹیکلی کیا ہو تو اس کو یہ لیڈر منتخب کرتے ہیں۔ اور آج بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یمنی حوثی مجاہدین جو ہیں ان کی تاریخ بھری پڑی ہے جہاد سے، اور باطل کے خلاف تلوار اٹھانے سے ان کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور آج بھی یہ باطل کے خلاف آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح سے تلوار اٹھائے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو یمن ہے جس کے بہت سارے ٹکڑے ہوئے، میں نے آپ کو بتایا، ابھی بھی یہ جو شمالی حصہ ہے اس پر حوثی مجاہدین کا کنٹرول ہے، جنگ عظیم اول کے بعد سے ان کا کنٹرول ہے، اور تاریخ میں جائیں تو اس علاقے پر ان کا کنٹرول رہا۔ لیکن جو باقی یمن ہے وہاں پر کس کا کنٹرول ہے؟ وہاں پر سعودی اور امریکی بیکڈ گورنمنٹ کا کنٹرول ہے، اور ابھی بھی وہ کنٹرول ہے، ابھی بھی یہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ جو ان کے صدر ہیں، جو سعودی اور امریکی بیکڈ حکومت کے صدر ہیں، یہ میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں کہ اس نے عبد الفتح السیسی سے مارچ کے ہی مہینے میں ملاقات کی، 4-5 مارچ کو غالباً اس کی ملاقات ہوئی عبد الفتح السیسی سے۔ اور ہر ملاقات کی طرح جیسے یہ MBS سے ملاقات کرتے ہیں یا پھر کسی بھی عرب لیڈر سے ملاقات کرتے ہیں، ایون کہ UNGA سے جب یہ خطاب بھی کرتے ہیں تو یہ ایک یونائٹڈ یمن کی بات کرتے ہیں کہ یمن کو یونائٹڈ ہونا چاہیے، اور تمام کے تمام دھڑوں کو جو سینٹرل گورنمنٹ ہے، جو کہ انٹرنیشنلی ریکوگنائزڈ گورنمنٹ ہے، اس کے انڈر آ جانا چاہیے۔ تو اس طرح کی ان کی باتیں بھی ہیں، ان کی میٹنگ بھی ہیں، اور ان کا منصوبہ بھی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکیہ نے جو شام کے اندر جس طرح کی ایپیسوڈ ہوئی گزشتہ مہینوں آپ کے سامنے تھا، تو اس سے سبق کس نے سیکھا
क्या सऊदी अरेबिया ने सबक सीखा और सऊदी अरेबिया इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा जो सऊदी बैक्ड गवर्नमेंट है, या फिर ईरान को सबक मिला और ईरान जो है वो अपने आखिरी मज़ाहमती जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसकी बका के लिए पहले से ईरान की जानिब से तैयारियां की जाएंगी, क्योंकि कुछ भी करवट, ये जो यमन की सूरत हाल है ये कुछ भी करवट ले सकती है। जिस तरह के हालात हैं उनको रोकने की रशिया की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्गेई लावरोव, उनकी जानिब से मार्को रूबियो से बात की गई और ये कहा गया कि ये जंग जो है वो बंद होनी चाहिए और बातचीत के टेबल पर आनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की भी कॉल स्केड्यूल हो चुकी है और ये मंगल के लिए कॉल स्केड्यूल हुई है, जिसमें ना सिर्फ यूरोप की सूरत हाल, यूक्रेन जंग की सूरत हाल, बल्कि मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर भी जाहिर है कि व्लादिमीर पुतिन की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को जाहिर है कि कहा जाएगा कि बमबारी जो है वो बंद होनी चाहिए, इससे एस्केलेशन बढ़ भी सकती है, तो मामलात जो हैं वो बातचीत के टेबल पर हल किए जाने चाहिए। लेकिन अमेरिका का मकसद तो बहरहाल यही है कि ईरान को प्रोवोक किया जाए और ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को, ईरान को इस जंग के अंदर ड्रैग करके ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ख़त तो लिखा गया जिसका जवाब ईरान की जानिब से मुंह पर दे मारा ईरान ने, वो ख़त जो डोनाल्ड ट्रंप का था। तो डोनाल्ड ट्रंप आपको मालूम है कि किस नेचर का आदमी है और ये जिस तरह की कार्रवाई का आगाज़ इसने यमनी हौसी मुजाहिदीन के खिलाफ स्टार्ट किया है, एक बहाना लेकर के जी बयान क्यों दिया, तो इस तरह से इसने इन कार्रवाइयों का आगाज़ किया है। तो इसके मकासद बहुत सारे हैं और ये बहुत सारी जंगें इस एक बहाने से जीतने के चक्कर में है ताकि सऊदी अरेबिया का जो कॉन्फिडेंस है वो भी गेन करके इसराइल के साथ सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात भी नॉर्मलाइज करवाए जाएं। अगर सऊदी अरेबिया के इस फ्रंट पर शाम वाला माहौल या फिर लबनान वाला माहौल क्रिएट करने में कामयाब हो गया तो फिर यहाँ से भी कोई फ़ायदा सऊदी अरेबिया और इसराइल को करीब लाने की डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कोशिश की जाएगी। बहरहाल ये दुरुस्त कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि डिसाइसिव जंग है, ये फैसला कुन जंग है और अमेरिका से ज़्यादा ईरान और यमनी हौसी मुजाहिदीन के लिए फैसला कुन जंग है। नज़र रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।